Hello friends, how are you? I hope you all are good. This is Manuir welcoming you all on India's first revolutionary social and educational platform Learn to Lead Tutorial UGC Online Mantra, where you get free coaching of all competitive exams like UGC, NET, STAT, CTET, MEd, BEd, even much more. So just click on subscribe button and get free कोचिंग। फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी एमसीक्यू की सीरीज में थर्ड वीडियो है, तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है यदि फर्म उत्पादन की स्फुटित कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहती है। आंसर है ऑप्शन 1 है कच्चे माल की उपलब्धता पर, ऑप्शन बी है फर्म का उत्पादन, ऑप्शन सी है फर्म के स्थान से दूरी का कम होना, और लास्ट ऑप्शन है संयंत्र और फर्म पर कीमत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, फर्म के स्थान से दूरी का कम होना। फ्रेंड्स यदि फर्म या उत्पादन की स्फुटित कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहती है तो उसमें फर्मों के क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के कारक के लिए फर्म के स्थान से दूरी का कम होना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फर्म के स्थान से दूरी का कम होना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपान की संकल्पना की शुरुआत की। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ईहूबर, सेकंड ऑप्शन है ए लोस ने, थर्ड ऑप्शन है टी प्लेंडर ने, और लास्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, अल्फ्रेड वेबर ने। फ्रेंड्स जो अल्फ्रेड वेबर है उन्होंने अपनी जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज में उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन का प्रतिपादन किया था, जो अवस्थिति की औद्योगिक अवस्थिति का प्रतिपादन किया था, और उसी में उन्होंने आइसोडोपान का भी प्रयोग किया था। आइसोडोपान जो वो क्या है, ये वे लाइन है जो समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखाओं के लिए प्रयोग किया था आइसोडोपान का। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्याएं, ऑप्शन बी है उद्योग से संबंधित विकास, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास के मुद्दे, ऑप्शन डी है पड़ोसी देशों के साथ अक्षेत्रीय सहयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्याएं। जो फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, जो विभिन्न भूगोलवेता थे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर अधिक बल देने लग गए थे। और जो इसमें जो सबसे पहले भू राजनीतिक शब्द का प्रयोग है ना, वो जेलेन महोदय ने किया था। और जो विदेश नीति या विदेशिक नीति के अध्ययन पर बल है वो कार्ल हाउसहोफर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है और टर्सरी एक्टिविटीज़ है, देन ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन बताइए है, फर्स्ट ऑप्शन है कोयला खनन, देन सेकंड ऑप्शन है शिक्षण, देन थर्ड ऑप्शन है हस्तशिल्प, देन डी ऑप्शन है कार निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए, कोयला खनन। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक क्रियाकलाप के होते हैं, जो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं जिसमें कच्चे माल का निर्माण होता है, ठीक है ना, कच्चा माल प्राप्त होता है वहाँ से, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राइमरी एक्टिविटी। और जब कच्चे माल को हम तैयार माल में बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, और जहाँ से हमें सुविधा प्रदान होती है उसे हम टर्सरी एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन ए, कोयला खनन। तो ये कच्चा माल है, यहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्यकलाप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोलर के सेंट्रल प्लेस मॉडल में प्रस्तुत K4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है। फ्रेंड्स इसके फर्स्ट ऑप्शन है विपणन, देन सेकंड ऑप्शन है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, देन थर्ड ऑप्शन है परिवहन ट्रांसपोर्ट, और जो लास्ट ऑप्शन है कृषि से जुड़े कार्य, वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, बताइए आप। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी, परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्रिस्टल है उन्होंने जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी वो उन्होंने जर्मनी की जो बस्ती है उनके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी 1933 में। उन्होंने है ना जो के है उसको स्टेबल माना और उसके आधार पर K3, K4 और K7 का
बताया। और जो K3 है वो बाजार नियम के लिए प्रयोग किया उन्होंने, और जो K4 है वो प्रशासन परिवहन के लिए किया, और जो K7 है वो प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया। ठीक है, K3 किसके लिए? बाजार के लिए। K4 है परिवहन के लिए, और जो K7 है वो प्रशासन के लिए। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन जरूर आता है हर बार एग्जाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण घर किसका सूचकांक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पर्यावरण का, ऑप्शन बी है प्रजातीय तत्वों का, ऑप्शन सी है फैशन तथा शैली का, ऑप्शन डी है आधुनिक वास्तुकला डिजाइन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन ए, जो रूरल हाउस है वो किसका इंडेक्स है? वो एनवायरनमेंट का इंडेक्स है। जो एनवायरनमेंट फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक, जिसके अंदर हम जैसे वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, मृदा हो गई, इनको इंक्लूड करते हैं। देन सेकंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम जो इमारत हो गई, घर हो गए, ऑफिस हो गए, इनको इंक्लूड करते हैं। तो जो घर है वो पर्यावरण का इंडेक्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाली लाभ बिंदु है जहाँ है? तो ऑप्शन ए है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, ऑप्शन बी है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, ऑप्शन सी है औसत लागत औसत आय के बराबर है, और कुल लागत कुल आय के बराबर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। जो इन औद्योगिक उत्पादन तंत्र का जो इनपुट ग्राफ है उसमें जो सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है होगी, उस वो बिंदु उत्पादन को अधिकतम लाभ करने वाला होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभिकथन है अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं। ठीक है, देन उसका तर्क है क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसा बनाया जाए जिससे सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो क्या है? ए और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स क्योंकि जो ब्रांचिंग ये क्या है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या किया, अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं, ये बात ठीक है। इसके बाद इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इनके जो ब्रांचिंग नेटवर्क से कई उद्देश्य होते हैं, और उनमें से जो ये सेकंड जो आर है ना वो एक उद्देश्य है, इसलिए ये दोनों सही नहीं है। क्योंकि जो उद्देश्य है इसके कई उद्देश्य ब्रांचिंग नेटवर्क के। उसके बाद ये क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसा बनाया जाए जैसे सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। ये सही तो है, पर इसके अलावा ब्रांचिंग नेटवर्क के कुछ और उद्देश्य भी है, इसलिए यह तरह की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूह और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परितंत्र, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अभिसरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रसरण, और लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक भट्टी तल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? सांस्कृतिक परितंत्र, ऑप्शन ए जिसका राइट आंसर है। जो सांस्कृतिक परितंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो सांस्कृतिक समूह और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो क्या मनुष्य है, जो मानव है, अपने कला कौशल का अपने पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है इसमें समान सांस्कृतिक परितंत्र में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य समूह में 2011 को जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी का कुल आबादी से अनुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, नागालैंड और झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, बिहार, राजस्थान, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, देन लास्ट ऑप्शन है नागालैंड, राजस्थान, झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड। जो इनके लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अनुसूचित जनजाति है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिजोरम में मिलता है। प्रतिशत तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है? मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर अनुसूचित जनजाति की? मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स,
समझना इसको ध्यान से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इनकी डेफिनेशन है, जो भाषा को हम क्या बोलेंगे, बताइए आप। भाषा क्या होती है? बोले जाने वाले शब्दों की व्यवस्थित प्रणाली जिसे परस्पर समझ के साथ संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो बोली है वो क्या होती है? उस शब्द, उच्चारण या और गति में भिन्नता को समान भाषा बोलने वालों को एक दूसरे से पृथक करती है, अलग करती है, ठीक है। और जो वर्नाकुलर है वो क्या है? वो किसी स्थानीय क्षेत्र की अमान्यीकृत भाषा है, ठीक है, जो किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और उसके कोई संविधान में कोई जगह नहीं है, ठीक है। जो लिंग्वा फ्रैंक है, जो लास्ट बच गया, वो क्या है? पृथक, जो अलग मातृभाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक, सही मिलान कीजिए। ये भी सांस्कृतिक प्रसारण है और उनके परिभाषा, जो कुछ स्टेटमेंट है या कुछ वर्ड है, उनको उनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या होगा? पुनः स्थान प्रसारण, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर क्या है? पुनः स्थान प्रसारण का लोगों के स्थानिक चलन के कारण सांस्कृतिक शुल्गुणों का भौगोलिक अंतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण जो उनकी सांस्कृतिक है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। जो पदानुक्रमिक प्रसारण है वो क्या है? वर्ग या केंद्र प्रणाली के माध्यम से ऊर्ध्वगामी या अधोगामी विसर्जन, ठीक है। एक स्थान से आगे या पीछे संस्कृति का आगे पीछे होना, ठीक है। एक स्थान से जाएंगे तो वहाँ पर जाएगी और उससे दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ से भी आगे बदलेंगे, ठीक है। विस्तार प्रसारण क्या है? जब नवाचार की स्वीकार्यता या सूचना पूरे समाज में फैल जाती है, ठीक है। और जो संक्रामक प्रसारण है ये क्या है? जब विस्तार सभी व्यक्ति तथा केंद्रीय प्रदेश क्षेत्रों को एक समान रूप से प्रभावित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है इसके, जो फर्स्ट ऑप्शन है डाक और तार, देन सेकंड ऑप्शन है रक्षा, देन थर्ड ऑप्शन है कीमत नियंत्रण, और जो लास्ट ऑप्शन है वो बैंकिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है बताइए आप। जो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर वो क्या है? कीमत नियंत्रण, ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे जो संविधान उसमें 3 सूचियाँ दी गई है, जिसमें जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में लगभग 100 के आसपास विषय है और जो समवर्ती सूची उसमें 61 विषय है और जो राज्य सूची है उसमें 52 विषय है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स जो संघ सूची है उसके अंदर हम जो रक्षा है, परमाणु है, विदेशी मामले है, संचार है, इन सभी को विषयों को रखते हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें जो कीमत नियंत्रण, न्याय, वन, शिक्षा, दंड देना, गोद लेना आदि विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबनसराय की अवधारणा लोकप्रिय हुई? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देखिए इसमें क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, देन सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिक्स जियोग्राफी, देन थर्ड ऑप्शन है मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी, लास्ट ऑप्शन है फॉरेन अफेयर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? पॉलिटिक्स जियोग्राफी, ठीक है। जो पॉलिटिक्स जियोग्राफी है वो किसने लिखी थी? रेटजेल ने, ठीक है। कब लिखी थी? और इसी में उन्होंने जो पॉलिटिक्स जियोग्राफी लिखी उसी में उन्होंने लेबनसराय की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो लेबनसराय की अवधारणा क्या? इसमें जो राज्य है एक जैविक इकाई के रूप में कार्य करता है, और जो रेटजेल है उन्हीं को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, और उसके साथ में जो भू राजनीतिक भूगोल का जनक भी रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजनीतिक शब्द किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो फ्रेंड्स बताइए, अभी बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल आसान है, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ याद हो तो। हाउसहोपर ने, देन सेकंड ऑप्शन है जेलन या केजेलियन ने, जो थर्ड ऑप्शन है रेटजेल ने, और जो लास्ट ऑप्शन है मैकेंडर ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी, जेलन ने या केजेलियन ने, ठीक है फ्रेंड्स।
जो केजलन है उन्होंने सबसे पहले भू राजनीति शब्द का प्रयोग किया था, और जो हाउसहोपर उन्होंने विदेशी राजनीति के अध्ययन पर बल दिया, और जो रेटजेल है उन्होंने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, उसमें लेबेंसराव की अवधारणा को प्रतिपादित किया, और जो मैकेंडर है उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है जटिल, परिमंडल, अक्षेत्र और शीलगुण। देन ऑप्शन सी है परिमंडल, जटिल, अक्षेत्र और शीलगुण। देन थर्ड ऑप्शन है परिमंडल, अक्षेत्र, जटिल और शीलगुण। देन थर्ड लास्ट ऑप्शन है शीलगुण, जटिल, अक्षेत्र और परिमंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी। सबसे पहले कौन सा आएगा, परिमंडल, उसके बाद अक्षेत्र आएगा, और तीसरे नंबर पर जटिल, और लास्ट में जो सबसे आखिरी में शीलगुण आएगा। सबसे पहले जो बड़े आकार में होता है वो सबसे बड़ा होता है वो परिमंडल होता है, और उसके बाद अक्षेत्र, जटिल और शीलगुण होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए है आर.एल. मोरिल ने, ऑप्शन बी है एस.बी. कोहेन ने, ऑप्शन सी है रिचर्ड हार्टसन ने, और जे.आर. जो लास्ट ऑप्शन है क्या है, जे.आर.वी. प्रेस्कॉट ने। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, किसने लिखी बुक ये द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसका राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन डी, जे.आर.वी. प्रेस्कॉट ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज नामक पुस्तक लिखी। और जो रिचर्ड हार्टसन ने फ्रेंड्स उन्होंने द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। और जो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किसने लिखी फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कशन किया था इसका, कमेंट कीजिए, डेविड आर्वे ने। ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किए जाने के बाद अब भारत की केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ निवल कर राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा साझा किया जाता है। ये लर्न नहीं है, ये कर है फ्रेंड्स। तो कितना प्रतिशत हिस्सा साझा किया जाता है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 42, और जो लास्ट ऑप्शन है 50%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी, 42% जो राजस्व का है ना वो राज्य सरकार के साथ में साझा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा 14वां वित्त आयोग है उसका गठन 2013 में किया गया था, 2015 से 2020 के लिए, जो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और जो इसका अध्यक्ष है वो के.वी. रेड्डी जी बनाए गए थे। ठीक है, वाई.वी. रेड्डी जी बनाए गए थे। और जो इसमें है ना, इसमें जो सिफारिश थी वो जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल कर का राजस्व का 42% हिस्सा साझा किया जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए, शहर है और ये कौन सी नदी के किनारे है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा है। बिल्कुल आसान है। जो अयोध्या कहाँ पर है बताइए, सरयू नदी के किनारे। ठीक है। और जो हड़प्पा है कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे। और जो साझाबाद है यमुना नदी के किनारे। और जो लास्ट बता दीजिए अब तो आप, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और जो साझाबाद है यमुना के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीक है, ठीक है, तो इसके स्थान के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है माल सूचकांक, ऑप्शन बी है भार सूचकांक, ऑप्शन सी है श्रम लागत सूचकांक, ऑप्शन डी है सापेक्ष विस्तार सूचकांक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन ए माल सूचकांक। ठीक है। जो इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीक है तो इसके लिए मटेरियल इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, कुछ कमी रह गई तो उसको बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे। और साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।